Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 22 जुलाई 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कोस्टा रिका को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। और आज का न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपको पता है जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्पेशल तौर पे उसी को ही बहुत वाइड लेवल पर कवर किया गया है सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर में। कल रात फिर से ही कुछ हंगामा देखने को मिला है, खासकर सीपी में, कनॉट प्लेस में, ठीक है, जहाँ पे आरपीएफ के ऊपर में कुछ वायलेंस दिखाया गया, आरपीएफ को मारा वगैरह गया है। तो ऐसे भी वीडियोस यहाँ पर चल रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारी अपडेट आएंगे। एक ही बार में सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल से। बट अभी के लिए क्या है ना, अगर हम अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर में, पहले उस पर फोकस करो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से ना आज के टॉपिक कुछ ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी ने पीवाईक्यूज़ वगैरह पूछ रखे हैं, तो वो कवरेज रेलिवेंट रहने वाला है। तो आज का सेशन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा सेशन रहेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की है। जैसे हमारा सबसे पहला आर्टिकल ये ना न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज के ऊपर में प्रेजेंट है, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है भारत के आईसीआई के बारे में। आईसीआई वैसे मैंने अभी काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं किया है, कुछ समय पहले डिस्कस किया था। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, आपको पता है ना, पहले भारत की टोटल 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, याद आ रहा है, कोल, स्टील। तो भारत की 8 मेन इंडस्ट्रीज़, जिसको हम देखते थे कि भाई किसका कितना वेटेज है भारत की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने का। लेकिन अब यहाँ पर उन 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। जैसे पहले उन 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ का जो हम टोटल निकालते थे कि भाई ये इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से ग्रो करेंगे, क्योंकि ये 8 मेन इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसको हम काउंट करते थे। और लास्ट टाइम पे जो इसका पहले वाला बेस ईयर था वो 2011-12 था। तो अभी ना ये चेंज कर दिया गया है, इसको अपडेट करके इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री बना दिया गया है। और इसमें एक सेक्टर और ऐड हो चुका है, तो ये 8 नहीं अब 9 सेक्टर बन चुके हैं। 9 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। और जो नया लेटेस्ट सेक्टर ऐड हुआ है वो आयरन ओर ऐड हुआ है। और बेस ईयर भी इस बार बदल दिया गया है, जो पुराना 2011-12 था इस बेस ईयर को बदल के कर दिया गया है 2022-23, जो दिखाता है कि करंट समय की इकोनॉमी के इस हिसाब से यहाँ पर ये सारे बदलाव करे जा रहे हैं, जिससे हम रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को निकाल पाएंगे। क्योंकि 2011-12 वाला बेस ईयर बहुत पुराना हो गया, उसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करना ठीक नहीं है। अब बेस ईयर 2022-23 कर दिया जाएगा, जो रियलिटी में ग्रोथ दिखाएगा कि हाँ पिछले कुछ सालों के अंदर में किस प्रकार से मैसिव ग्रोथ यहाँ पर हुआ है, ग्रोथ हुआ है एक्चुअली में या नहीं हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं दोस्तों इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में, पढ़कर जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री के अंदर में कौन से सेक्टर का कितना प्रतिशत, कौन सा वेटेज है, ये पूरा इसमें दिया गया है। इस आर्टिकल का ये वाला पैराग्राफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, चाहो तो सर्च कर लेना, कोर इंडस्ट्री यूपीएससी पीवाईक्यू डालो, आपके सामने आ जाएगा। ये सवाल पूछ लिया था कि 8 मेन कोर इंडस्ट्री में से कौन सी इंडस्ट्री है जिसका सबसे बड़ा वेटेज देखने को मिलता है, सबसे बड़ा वेटेज, ऐसा प्रश्न बन गया। ठीक है, तो अभी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। पहले मैं आपको थोड़े 2-4 अपडेट दे देता हूं, फिर उसके बाद आपको डिटेल से समझ में आएगा। तो एक्चुअल तौर पे क्या हुआ है, सरकार ने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री का एक नया सीरीज शुरू कर दिया है, जिसको रिवाइज सीरीज का नाम दिया गया। और नई सीरीज में पहले तो बेस ईयर का बदलाव हो चुका है, सेक्टर एक बढ़ चुका है, तो 8 से 9 सेक्टर हो चुके हैं, और उनका जो वेटेज है उसमें भी बदलाव हुआ है। यानी देश के इकोनॉमी को ग्रो करने में उन सेक्टर्स का कितना योगदान है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट वेटेज है, इसको जो हम देखते थे ना, उसमें भी कुछ सेक्टर्स का परसेंटेज कम हुआ है और कुछ सेक्टर्स का परसेंटेज बढ़ चुका है। ठीक है, जैसे कोयले का सेक्टर, थोड़ा सा कोयले का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो बढ़ चुका है। ये रहा भाई आपके सामने चार्ट। मैं अगर आयरन ओर को हटा दूं मेरे दोस्त, क्योंकि आयरन ओर तो ऐड करा गया है इस बार, इसलिए पुराना वेटेज यहाँ पर नहीं दिखाया गया, नया वेटेज ऐड हुआ है। बाकी इंडस्ट्रीज पुरानी हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले जो था, पहले वाला इंडेक्स, उसमें जो हमारी रिफाइनरी है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, 28%। इस बार रिफाइनरी का वेटेज कम हो चुका है, ये 22% का योगदान दे रहा है। ये इसका टोटल वेटेज है। जब मतलब कि हम जब इन 9 के 9 सेक्टर को देखते हैं तो उसमें 100% देखें कि 100% में से किस किस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है,
तो इलेक्ट्रिसिटी जो पहले 19% पे थी, ये 30% कर दिया गया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है देश की सेक्टर्स के अंदर में वो बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज बढ़ चुका है। रिफाइनरी कम हुआ है, स्टील इंडस्ट्री मतलब कम ही हुआ है, पॉइंट प्रतिशत के हिसाब से देखोगे। क्रूड ऑयल जो है ये भी कम हुआ है, कोयला मैसिवली कम हुआ है, आयरन और नया ऐड हुआ है इस बार, ठीक है, जिसका परसेंटेज 4.905 है, यानी इसका वेटेज है। सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट का भी ये वेटेज कम हुआ है, नेचुरल गैस का वेटेज बहुत कम हो गया है, फर्टिलाइज़र का वेटेज हल्का सा बढ़ा है, पॉइंट समथिंग यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो यह है टोटल वेटेज और इतना कंट्रीब्यूशन। तो जो पहले 8 इंडस्ट्रीज थी अब 9 इंडस्ट्री हैं, और सब में से टोटल अगर आप निकाल लो तो इसमें मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए, एक तो इंडस्ट्री नई ऐड हुई है आयरन ओर वाली, ये वाली, और दूसरा आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। और बेस ईयर 2022-23 हो गया है, जो पहले 2011-12 बेस ईयर था, अब ये 2022-23 हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। या सेकंड वेटेज भी याद रखना कि सेकंड सबसे ज़्यादा किसका है, तो सेकंड आप देखोगे तो हमारा रिफाइनरी है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड रिफाइनरी। अब ये ऊपर नीचे हो गया है, जो पहले उल्टा हुआ करता था, तो एग्जाम में भी प्रश्न बनने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि चलो ये हमने मेन 9 इंडस्ट्रीज़ को देख लिया कि इंडिया की मेन 9 इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन इनका कैलकुलेशन होता कैसे है, और ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री होता क्या है, यानी इन 9 इंडस्ट्रीज़ का टोटल परफॉर्मेंस, क्योंकि यही इंडस्ट्रीज़ भारत की इकोनॉमी इंडिकेटर हैं कि इकोनॉमी किस प्रकार से ग्रो कर रही है। सब कुछ इन इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है, रिफाइनरीज में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह ये सब कुछ आ गया, नेचुरल गैस में फर्दर चीज़ें आ गई, फर्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इसमें ही कवर है। तो ये मेन जो कोर भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर होती है ना, उसकी ग्रोथ को दर्शाता है। और ये जितने भी सेक्टर्स हैं, जब इसको हम साथ में एग्जैक्टली मिला दें तो ये भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रीढ़ की हड्डी बन जाता है। तो आप समझ जाना कि इसका जो मेन टोटल अमाउंट है ना, ये बहुत मैटर करता है। इसकी ग्रोथ, ये सब सेक्टर्स की अगर ग्रोथ होगी तो समझो टोटल इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। और यही इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। एंड याद रखेगा, आईआईपी अलग है और आईसीआई अलग है। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करने का काम इसका है। ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री सबसे मेन इंडेक्स है करंट स्ट्रक्चर इकोनॉमी के अंदर में। और क्योंकि हमें एक्यूरेट पिक्चर चाहिए, आज के हिसाब से सारा डेटा चाहिए, तो इसलिए सबसे पहला जो बदलाव इसमें किया गया है वो बेस ईयर का बदलाव किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। पुराना वाला जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री था उसमें 2011-12 बेस ईयर था, और अब की बार 2022-23 कर दिया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, बेस ईयर बहुत सारे दूसरे इंडेक्सेस के भी बदले गए हैं। जीडीपी का बेस ईयर चेंज कर दिया गया, 2022-23 ही कर दिया गया है बहुत सारे इंडेक्सेस का। उसके अलावा जीवीए हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, इवन इन सब का बेस ईयर बदल चुका है और सबको एक लाइन में लेकर आ गए हैं। आईसीआई का बेस ईयर भी 2022-23 कर दिया गया है। इससे करंट समय पर प्रेजेंट डे की जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है वो हम बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मेजर चेंज तो हो गया बेस ईयर का। दूसरा जो बदलाव इस इंडेक्स के अंदर में करा गया है कि वो जो पहले 8 सेक्टर थे उसमें एक नया आयरन और इंडस्ट्री भी ऐड कर दिया गया है, जिससे हम आयरन बनाते हैं, जिसका फर्दर इस्तेमाल होता है हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। तो भारत के पास में अब केवल 8 मेन कोर सेक्टर नहीं है, अब वी हैव 9 इंपॉर्टेंट कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, याद रखिएगा। फिर कुछ मेथड चेंज करे गए हैं कैलकुलेशन में। जैसे पहले क्या होता था, जैसे कोयले वाला सेक्टर है, तो कोयले के अंदर में जब हम कोयले का प्रोडक्शन गिन रहे होते थे, मेजर कर रहे होते थे, तो जो केवल कच्चा कोल है उसको तो हम गिनते थे पहले, कच्चे के साथ साथ मिडलिंग कोल और जो धुला हुआ कोल होता है, वॉश किया हुआ कोल होता है, उन सबको गिनते थे, उन सबको सेपरेट गिनते थे। रॉ कोल अलग गिना गया, मिडिंग कोल अलग गिना गया, वॉश्ड कोल अलग गिना गया, ऐसे गिनते थे। इस बार बोला गया है कि भाई ये तो डबल काउंटिंग है ना, ये सब है तो कच्चे कोल में, एक बार आपने कच्चे के कोल के फॉर्म में गिन लिया, उसको मेजर कर लिया कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरी बार उसको एज अ वॉश कोल के फॉर्म में गिन लिया, तो ये डबल काउंटिंग है ना, आया तो वो रॉ कोल से ही है। तो ये कह रहे हैं हम डबल काउंटिंग खत्म कर रहे हैं, अब कोल इंडस्ट्री के अंदर में जो कोयले का प्रोडक्शन है वो केवल रॉ कोयला, जो कच्चा कोयला प्रोड्यूस हो रहा है, केवल उसको ही मेजर किया जाएगा। तो कुछ यहाँ पर मेजरमेंट में भी चेंजेस करे गए हैं, जिससे पता चलेगा रियल ग्रोथ, पता चलेगा कि हाँ रियलिटी में एग्जैक्ट कितनी ग्रोथ हो रही है, ये डबल काउंटिंग इसमें से हट जाएगा। फिर बात आती है दोस्तों आयरन ओर के बारे में। तो आयरन ओर को लंबे समय से इसमें इंक्लूड करा गया है। आयरन ओर का जो टोटल वेट रखा गया है इस बार इंडेक्स के अंदर में वो 4.905 है, मतलब अब फिलहाल इसको इंक्लूड कर दिया गया है नई इंडस्ट्री के तौर पे, ठीक है। तो ये हमने सारे चेंजेस देख लिए कि चेंजेस क्या आ रहे हैं। बाकी कुछ इंडस्ट्रीज़ का परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, वो मैंने ऊपर लिस्ट आपको दिखा दी थी, वो लिस्ट आप लोगों ने चेक कर ली होगी।
फिर अब एक दो चीज़ें और हैं। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछ ले कि बताओ सर ये इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री पब्लिश कौन करता है, ज़रा ये बता दो। हम नहीं पूछ रहे कि कौन से इंडस्ट्री का कितना वेटेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो याद रखिएगा ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र जो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। अगर आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा तो ये डिपार्टमेंट है। इसके अंदर की बॉडी पूछेगा तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, जो कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को पब्लिश करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने भारत के जो टोटल मेन 9 कोर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमको पता चलता है, और यही फिर जाकर काउंट होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी आईआईपी वाला जो इंडेक्स होता है। मैंने बताया आईआईपी इंडेक्स इज डिफरेंट एंड आईसीआई इंडेक्स इज डिफरेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार 2026 के अंदर इस इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। ये हो गई सारी की सारी डिटेल। कुछ भी रिवाइज करना है इस आर्टिकल को लेकर तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। ये आपको रिवीजन पॉइंटर का एक छोटा सा सेक्शन बनाकर दिया गया है कि भाई एट द लास्ट रिवाइज करना हो तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी यहाँ से रिवाइज हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आर्टिकल नहीं, ये हमारा एडिटोरियल है। 2 राइटर हैं, आशीष धवन है, अमित चंद्र हैं। इन्होंने बात की है फिलेंथ्रोपिक सिस्टम के बारे में। फिलेंथ्रोपी क्या होता है कि भाई अपना हम लोग देश के अंदर में कितना डोनेशन कर रहे हैं, देश के अंदर में कितना डोनेशन आ रहा है। अब एक तो डोनेशन आता है देश के अंदर, डोमेस्टिक डोनेशन कहा जाता है, और एक डोनेशन मेरे दोस्त होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के जरिए, यानी कि बाहर दूसरे कंट्री के थ्रू एनजीओज वगैरह में डोनेशंस आता है, जिसको एफसीआरए के अंडर में ही हम लोग रेगुलेट करते हैं। और आपको पता है अभी एफसीआरए को लेकर एक अमेंडमेंट बिल भी आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि कुछ प्रोटेस्ट जो हैं वो एफसीआरए बिल से भी एसोसिएटेड हैं। केरल ने तो यहाँ पर मना कर दिया है कि हम भाई क्लियरली एफसीआरए को अपोज करेंगे। फिलहाल अभी बिल आन दो, उसके बाद पूरा डिस्कशन होगा डिटेल से, जैसे वो पास हो रखा पूरी चर्चा होगी विस्तार से। वैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि पहले पुराने वाले एफसीआरए और नए वाले एफसीआरए में क्या बदलाव होने वाला है, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, तो एक तो इंडिया के अंदर में जो बाहर से कंट्रीब्यूशन आता है, डोनेशंस आते हैं एनजीओ के अंदर में वो, और एक अपने देश के अंदर में ही बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जैसे आपने सीएसआर का नाम सुना होगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। चेक कर लेना, जब मैं कहता हूँ चेक कर लेना तो चेक कर लिया करो, पता चल जाएगा। तो जो कॉर्पोरेट कंपनीज के थ्रू जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसके जरिए वो सोसाइटी के अंदर में वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो देश के अंदर में सीएसआर के थ्रू कंट्रीब्यूशन है। राइटर एक और कंट्रीब्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम देश के नागरिक जिनके पास में ज़्यादा अच्छी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस है, वो भी 100, 500, 1000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, जो अपने देश में ही वो डोनेशन हो जाएगा, और अपने देश में ही सोशल वेलफेयर के लिए हम अपने आप से ही एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये फॉरेन डोनेशन को बंद करने की बात नहीं कर रहे, ये फॉरेन डोनेशन कह रहे हैं जो आ रहा है उसको कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा, एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट के लिए। बाकी जब कंट्री को शेप करने की बात आएगी तो ये ना कह सके कल दूसरा देश कि हमने इस देश को शेप किया है। अपने ही देश का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो हम कह सकते हैं हमने अपने आप से अपने कंट्री को शेप किया है, एक शेप दिया है, लोगों को यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो वेलफेयर है वो प्रोवाइड करवाया गया है विद द हेल्प ऑफ आवर ओन पीपल। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह इसके अंदर में मेंशन करे गए। लेकिन इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे पीडीएफ जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं ना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम। चाहो तो प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो एज इट इज रीड करो। रिवीजन पॉइंटर का जुगाड़, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाता है एक ही जगह पर। लेकिन ये सारे के सारे पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में आप सभी लोग अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर। और अभी जो मैंने ओवरव्यू दिया है वो तो आपने समझ लिया होगा। अब इसी ओवरव्यू को तोड़ तोड़ के समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो नोट्स देखते हो ना अपने सामने पीडीएफ में, ये ऊपर आर्टिकल से ही उठा उठा के लगाए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल में फिलेंथ्रोपी को सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो मैंने यहाँ पर डिटेल दे दी है, जिससे मेंस में आपको कोई परेशानी ना पड़े।
तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये न्यूज़ क्या चल रहा है, पहले इस खबर को सुनिएगा। तो भारत का जो फिलेंथ्रोपिक सिस्टम है, जिसको कई बार हम चैरिटेबल सिस्टम भी कहते हैं, चैरिटेबल इकोसिस्टम, जहाँ पर लोग डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, कुछ दान वगैरह कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको फिलेंथ्रोपिक इकोसिस्टम या चैरिटेबल इकोसिस्टम कह सकते हो। आज इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देश के अंदर में हम डोमेस्टिक फिलेंथ्रोपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया कि भाई ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये जो प्रॉफिट कमाती हैं, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे। फिर एक होती है फैमिली फिलेंथ्रोपी, इंडिविजुअल डोनेशन भी बढ़ रहा है, लोग खुद से भी डोनेट कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, चाहे वो एनजीओज में डोनेट करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं वो आज के समय पर। तो ये डोमेस्टिक डोनेशन है, जहाँ पे अपने देश के लोग डोनेट कर रहे हैं। एक होता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो बाहर विदेशों से डोनेशन आता है हमारे एनजीओज वगैरह को रन करने के लिए। लेकिन आज जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से कई बार फंडिंग आती है देश के अंदर में चीज़ें उलट पुलट करने के लिए, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऐसी देखने को मिलता है कई बार, उस फंडिंग का मिसयूज होता है, देश में वायलेंस बढ़ाया जाता है। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसीलिए लेकर आया गया है FCRA, कि बाहर से जितनी भी फंडिंग आई है, कोई बाहर का देश अपने देश के इंटरनल अफेयर्स के अंदर में इंटरफेयर ना कर सके। तो इससे क्या होगा, एक रेगुलेशन मेंटेन हो जाएगा, जो भी फंड आएगा एनजीओस को पता रहेगा, डर रहेगा कि भाई जितना भी पैसा बाहर से आया है और जहाँ जहाँ हम खर्च कर रहे हैं, ये सब सरकार को पता है, गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है, जिससे देश में कहीं पर भी ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जा सकती इस फंड का इस्तेमाल करके। जो राइटर भी कहते हैं ये सही है, FCRA के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, ये कहते हैं हर किसी देश के पास में है। USA को डर लगता है कि बाहर से डोनेशन जाएगा तो USA में कोई वायलेंस ना क्रिएट हो जाए, तो USA ने खुद के पास में अपना एक एक्ट लेकर आया हुआ है जिसका नाम है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो वहाँ के एनजीओज को इस एक्ट में रजिस्टर करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को सेम डर है, ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर अपने पास में एक्ट इंप्लीमेंट कर रखा है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन डेमोक्रेसीज ऐसे ही लॉ हैं, सख्त से सख्त लॉ, कि बाहर से जो डोनेशन आएगा सरकार की सख्त नज़र रहेगी कि उस डोनेशन का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो दुनिया भर की कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं, कोई यूनिक नहीं है भारत के लिए। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये केवल और केवल इतना ही तो कर रहा है कि बाहर से जो डोनेशंस आ रहे हैं एनजीओज रिसीव कर रहे हैं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट फुलफिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी फॉरेन डोनेशंस को रोका जा रहा है ना, रोका थोड़ी जा रहा है। आप भले ही यहाँ पर सारी डोनेशंस लीजिए जितनी ले रहे थे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपसे कहे गए हैं वो फुलफिल कर लो, जो नियम बनाया गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। इससे क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में देश में बाहर के फंड्स को रेगुलेट किया जा सकेगा, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सकेगी। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट फिलेंथ्रोपी। तो फिलेंथ्रोपी होता क्या है? फिलेंथ्रोपी मतलब अपने खुद इच्छा के अनुसार डोनेट करना। आप मनी डोनेट कर रहे हो या कुछ रिसोर्सेज या कुछ और चीज़ डोनेट कर सकते हो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए। तो ये अपने देश को ही सपोर्ट करता है, स्पेसिफिक सेक्टर्स को, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, गरीबी को दूर करना, रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना, ये सब यहाँ पर फिलेंथ्रोपिक सेक्टर में आता है। तो अब यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है भारत के अंदर में, यानी कि डोमेस्टिक डोनेशंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन डोनेशंस। जो बाहर से पैसा आता है एनजीओज में सोसाइटी के कल्याण के लिए, उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा देश के अंदर लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी वेलफेयर के लिए। तो इंडिया के फिलेंथ्रोपी सिस्टम में एक बड़ा चेंज आ रहा है कि अब इंडिविजुअल डोनेशंस भी हो रहे हैं, लोग अपने मर्जी से भी स्वैच्छिक इच्छा से डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम आ चुका है। म्यूचुअल फंड, SIP प्लान्स, डीमैट अकाउंट्स, UPI, इन सब ने ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए जो डोनेशन है वो ईजी कर दिया है। तो सोशल वेलफेयर के लिए डोनेशंस करंट समय पर बहुत आसान हो चुका है। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब यहाँ पर FCRO को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई FCRO को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल केरला की गवर्नमेंट है, उन्होंने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि FCRA को हम ओपोज करते हैं, FCRA को लागू नहीं होने देंगे। राइटर साहब कहते हैं कि देखो, मतलब जो परसेप्शन और रियलिटी FCRA की वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपका FCRA से कोई फंडिंग नहीं रुक रहा है, आप फंडिंग आपकी मिलती रहेगी एनजीओज वगैरह को, फॉरेन फंडिंग लेना है लेते रहना, बस खाली जो नियम दिए गए हैं उसको फुलफिल करना है। इससे हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारा फॉरेन फंड्स को मॉनिटर कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सख्त FCRA रूल्स आ रहे हैं भारत के अंदर में, इससे NGO का सेक्टर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इंडिया में जो यहाँ पर बदलाव करे गए, पहले 2021 में भी बदलाव करा गया FCRA में, वो बहुत सख्त हैं। तो ये कह रहे हैं अगर सख्त होते तो फॉरेन डोनेशन बढ़ते क्यों? नीति आयोग का NGO दर्पण पोर्टल है, वो वेबसाइट कहती है कि आज भारत में 6 लाख वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं,
और केवल यहाँ पर 14,500 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनके पास में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आपको पता है अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो अकॉर्डिंग टू दिस एफसीआरए वो डोनेशन लेने के लिए आपको एफसीआरए में लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेशन का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही है, आप कह रहे हैं कि नियम सख्त है, तो ये फॉरेन डोनेशन बढ़ा कैसे? क्योंकि सब कुछ क्लियर है। तो पहले 10,000 करोड़ रुपए आ रहे थे, अब यहाँ पर सीधा जो हमारी ये 14,500 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास में एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, उनके पास में 22,000 करोड़ रुपए आए हैं। तो आर्टिकल ये कहता है ये जो सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि फॉरेन फंडिंग से बिल्कुल खत्म हो चुका है, फॉरेन फंडिंग आ ही नहीं रही है एफसीआरए की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फॉरेन फंडिंग बढ़ी है उल्टा। दूसरा, डोमेस्टिक फिलेंथ्रोपी की जब बात करते हैं तो इसमें भी एक बड़ा चेंज आया है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है बेन दासरा इंडिया फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट 2026। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि भाई जो बाहर विदेशी फंडिंग आ रही है ना, या ये जो डोनेशंस आ रहे हैं फॉरेन से, उससे ज़्यादा तो डोमेस्टिक अपने देश का प्राइवेट फिलेंथ्रोपी एग्जिस्ट करता है। हर साल 1.18 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा यहाँ पर अपने देश के अंदर में लोग डोनेट कर रहे हैं, तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से 5 गुना ज़्यादा है। फिर ये कह रहे हैं कि हाँ, अब ये जो ट्रांजिशन है इसमें थोड़ा सा बदलाव ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको प्रॉब्लम ये फेस करने को मिला कि भाई मान लो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने में किसी वजह से उनसे देरी हो गई तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। लेकिन देरी क्यों होना, ये कहते हैं कि जब यहाँ पर ये इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं तो उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को टाइम टू टाइम फुलफिल करना ज़रूरी है। लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम है, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर उसको रिन्यू करवा लिया जाए तो बेटर रहेगा। नहीं तो फिर अगर रिन्यू नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल असर ये भी है कि जो जो मान लो एनजीओ सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रहा था और वो केवल फॉरेन फंडिंग के ऊपर में डिपेंडेंट था, अब उसका लाइसेंस अगर कैंसिल हो गया तो वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, रूरल डेवलपमेंट पे जो काम कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं, इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंप्रूवमेंट मतलब यहाँ पर कुछ एनजीओस को थोड़ा सा चलो समय दिया जा सकता है। राइटर साहब कहते हैं कि हाँ एक छूट ये हो सकती है, नियम तो एफसीआरए की बात जब हम बोलेंगे सही और गलत में तो एफसीआरए सही है, दुनिया भर की कंट्रीज इससे खतरनाक एफसीआरए इंप्लीमेंट कर रही हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी एनजीओ को मान लो उसको डिले हो गया है, ठीक है, वो फेल हो चुका है, अपना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है कि वो लाइसेंस वगैरह नहीं करवा पाया, तो भाई उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए जिससे यहाँ पर वो करवा पाएगा, अगर ऐसा कुछ चीज़ है। नहीं तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि कुछ एनजीओ जो हैं, अगर हम लोग एफसीआरए को अच्छी तरीके से लागू कर लेंगे तो बढ़िया तरीके से गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। और कौन कौन से फेल होंगे? जो इनएक्टिव होंगे, जिनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना ही नहीं है। जब डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है वो धीरे धीरे करके बंद ही हो जाएंगे। फिर यहीं पर एक कोट आता है जिस कोट को बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी एफसीआरए की बात आएगी, बहुत अच्छा कोट है। मनी मे बी द फ्यूल ऑफ फिलेंथ्रोपी बट ट्रस्ट इज इट्स रियल करेंसी। जो पैसा है वो बिल्कुल फिलेंथ्रोपी के लिए एक मेन पावर हो सकता है, लेकिन जो उस पर जब विश्वास की बात आती है तो वो एक रियल करेंसी होता है, और ये एफसीआरए वाले सिचुएशन पे लागू होता है। तो इसके लिए बेटर तरीके से रेगुलेट करना तो ज़रूरी है। टाइटर रेगुलेशन, सख्त रेगुलेशन वो भी ठीक है, लेकिन एक बदलाव कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। रिफॉर्म मतलब भाई थोड़ा सा टाइम दे जाए। अगर किसी एनजीओ से कोई गलती हो गई है तो उसकी गलती को करेक्शन करने के लिए, उसकी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए एक थोड़ा सा इनफ टाइम दे दो उसको। क्लैरिफिकेशन, कोई गलती हो गई है तो क्लैरिफिकेशन करने की एक अवसर दे दो उसको। ऐसा नहीं है कि झट से आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर छूट दी जा सकती है, एनजीओ की सुनवाई हो सकती है, वो थोड़ा सा क्या हुआ है वो सुन लो, क्या सिचुएशन थी, अगर सही है तो यहाँ पर रिन्यू कर दो लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़िया राइटर ने यहाँ पर यह सजेस्ट किया है कि एक आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम को बना लोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फॉरेन फंडिंग आती रहे जो आ रही है, उसको केवल एजुकेशन और रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्चो, और बाकी आप दूसरे इंडस्ट्री या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं। तो अपने देश में फिलेंथ्रोपी की 3 स्टेजेस आ चुकी हैं। पहली स्टेज तो सीधा हम लोग पहले के ज़माने में फॉरेन फिलेंथ्रोपी पे डिपेंड हुआ करते थे। बाहर अलग अलग कंपनीज जो हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करती थी एनजीओ में, ठीक है, दान करती थी, चैरिटेबल फंडिंग होती थी। इंडिया केवल उस पर ही विश्वास करता था पहले, लेकिन फिर उसके बाद हमने सीएसआर को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, कंपलसरी है करेंट समय पर। तो जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, वो कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हर साल 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सोसाइटल डेवलपमेंट में इन कंपनीज के थ्रू पैसा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। फेज 2 आ गया।
अब फेज़ 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आया नहीं है लेकिन बढ़ रहे हैं। जो अगला स्टेज है इसमें इंडियन फैमिलीज़, एंटरप्रेन्योर्स और जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं, हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स जिनकी करोड़ों में संपत्तियां हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, नॉर्मल सिटीजन्स जो केपेबल हैं डोनेट करने के लिए, अगली स्टेज इनकी होगी कि ये सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे इंडिया का सोशल डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। और इन चारों में ही देखो इंडियन फैमिलीज थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएगी, एंटरप्रेन्योर्स भी जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो भी थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ऑर्डिनरी सिटीजन भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन कंट्रीब्यूट करने की क्षमता सबकी है, लेकिन जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन देने की वो है हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल, वो व्यक्ति, वो परिवार जिसके पास में सबसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स का इंपॉर्टेंस यहां पर बढ़ जाता है। इंडिया के जो भी सबसे अमीर लोग हैं, कुछ प्रतिशत में आते हैं, है ना, वो अपनी वेल्थ को और बढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा यहां पर थोड़ा सा फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन, हम नहीं कह रहे बहुत बड़ा, थोड़ा सा फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि बाकी कंट्रीब्यूशन बाकी सारे ऑर्डिनरी सिटीजन, फैमिलीज वगैरह मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। एक बड़ा डोनेशन सिस्टम हम इंडिया के अंदर में बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडियंस के पास में आप देख पाओगे 220 मिलियन से ज़्यादा आज डिजिटल फंड में डीमैट अकाउंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों का जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ चुका है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। यूपीआई का यूजेज लोगों का बढ़ चुका है। तो अगर एक छोटा छोटा प्रोपोर्शन भारत के हर एक लोगों से आय निकल कर, कोई मतलब जिसकी क्षमता नहीं, वो 100 रुपये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, 50 रुपये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अगर हर महीने थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो आज भारत के मिलियंस ऑफ मिलियंस सिटीजन ऐसे हैं जो डायरेक्ट मिलकर भारत की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स को, सोसाइटल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। और इसके लिए यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सभी जितने भी विश्वसनीय एनजीओ हैं आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग अपने ऑर्डिनरी सिटीजन को कनेक्ट कर सकते हैं, फिलेंथ्रोपिक इन्वेस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डोनेट कर सको जो पैसा सीधा एनजीओज के पास में, और एनजीओ के जरिए देश में एजुकेशन पे, देश में वेलफेयर के ऊपर में, है ना, इन सब चीज़ों पे खर्च होगा। तो ये डोमेस्टिक फिलेंथ्रोपी मैटर करती है कि भाई देश के अंदर में ये फिलेंथ्रोपी को फॉलो किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इससे एक ओनरशिप हमारे हाथ में रहेगी। कोई बाहर का कंट्री कल नहीं कह सकेगा कि हमारा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगा, इनोवेशन रहेगा, वॉलंटियरिज्म रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि भाई हमने अपना पैसा लगाया है इस देश के अंदर में, तो हम वो चाहते हैं कि आप उसको सही तरीके से खर्च करें। गुड गवर्नेंस रहेगा। समझ रहे हैं? अब आप कहोगे क्या फॉरेन फिलेंथ्रोपी फिर बंद कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फॉरेन फिलेंथ्रोपी है वो भी कंटिन्यू रहेगी। रिसर्च, इनोवेशन, नॉलेज एक्सचेंज के ऊपर में फॉरेन फिलेंथ्रोपी हमें देनी चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जब पूरी सोसाइटल प्रॉब्लम को दूर करने की बात आती है, इंडिया के डेवलपमेंट को शेप करने की बात आती है, तो उसके लिए हम अपनी देश के अंदर में आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ भी रिवाइज करना है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज ऑल रिविजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन की गई है। बहुत शानदार टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आप देखो सिंपल सा एक छोटा सा मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने, इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। जो भी आपका आंसर होगा उसको लिखकर कहाँ पे सबमिट करना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है पहले उसको देख लो। प्रश्न कहता है कि इंडिया का जो ट्रांजिशन है फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फंडिंग टू एन आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम, फॉरेन फंडिंग से हम आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम की तरफ बदल चुके हैं, ट्रांजिट कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है। एक तो बढ़िया तरीके से रेगुलेशन भी होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डोनेशन होना चाहिए। इस पे आपके क्या विचार हैं वो लिखना है 250 शब्दों में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हिंदी में रीड कर सकते हैं, नीचे दिया गया है, और बढ़िया सा आंसर लिख सकते हैं। आंसर भी लिख कर दिया गया है, मॉडल आंसर, लेकिन ऐसा नहीं उठाकर यही लिख दो। अपने वर्ड्स में खुद यहाँ पर इन वर्ड्स को कह सकते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले कुछ इस प्रकार से देना है। फिर इंडिया को क्यों ज़रूरत है आत्मनिर्भर फिलेंथ्रोपी इकोसिस्टम की, वो मैंने आपको समझाया कि ये फॉरेन फंडिंग पे रिडक्शन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देंगे कि भाई इसमें क्या क्या एग्जैक्ट चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड एट द लास्ट इज़ वे फॉरवर्ड। वीडियो पॉज करें, अच्छे से अपना आंसर्स को पढ़ें, बढ़िया सा आंसर लिखें, और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 76 या 77,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ये बात करता है भारत के रेयरेस्ट हेरोन के बारे में। हेरोन बेसिकली यहाँ पर एक बर्ड है जिसको एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो इसको वाइट बेलाइड हेरोन कहा जाता है। ये इसका नाम आप देख पाएंगे, लिखा हुआ है वाइट बेलाइड हेरोन।
इसका साइंटिफिक नेम है आर्दिया इंसेग्निस। ये बर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये बर्ड्स आज बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब केवल 8 से 9 बर्ड्स बची हैं बस। ख़त्म हो गई तो ये प्रजाति भारत से विलुप्त हो जाएगी। इसी वजह से ना इस प्रजाति को IUCN के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। यानी एक प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में। 809 बचने का मतलब क्या है? 8 से 9 तक बची हुई हैं बस ये बर्ड्स जो ख़त्म हो सकती हैं। अब ये सारी की सारी बर्ड्स कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों? ये मिलती हैं, आपने ब्रह्मपुत्रा नदी की एक ट्राइब्यूटरी सुनी होगी, लोहित रिवर। वो लोहित रिवर के आसपास मिलती हैं, बट वहाँ पे एक डैम लग रहा है। उस डैम की वजह से बहुत सारे पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे। नदी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, जिसकी वजह से बची कुची प्रजाति जो है वाइट बिलाइड हेरॉन की, ये भी खत्म हो जाएगी। तो आप कहोगे कोई जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उससे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्रोजेक्ट का उस एरिया में। क्या यहाँ पे नहीं किया गया? यहाँ पे किया गया था, बट इस बर्ड को कंसीडर नहीं किया गया। तो इस बर्ड के बारे में जब लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, हम टाइगर, लायन, इन चीता, इनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। लेकिन वाइट बेलाइड हेरॉन के बारे में कोई नहीं जानता। आज ये बर्ड्स खत्म होने के कगार पर हैं बिल्कुल, और साइलेंटली यहाँ पर इनका एंड होने वाला है, ये बात भी बताई गई है अगर थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। बिकॉज कारण क्या है? इंडिया के पास में केवल 6 से 9 वाइट बेलाइड हेरन्स बचे हुए हैं और सब के सब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं पहले ही। तो ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, ये 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है लोहित रिवर बेसिन पर। इसी नदी के किनारे घने जंगल हैं, उन्हीं घने जंगलों में ये बर्ड्स रहती हैं, अंडे देती हैं, नेस्टिंग करती हैं, और उन्हीं जो नदी बहती है लोहित नदी, वहाँ पर ये खड़े होकर मछलियाँ वगैरह पकड़ती हैं, मछलियाँ खाती हैं। तो जब ये पूरा ही एरिया, ये पूरा हैबिटेट यहाँ पर पूरा बदल जाएगा, तो ये बची कुची बर्ड्स, ना इनको खाना मिलेगा, ना ही इनको रहने की जगह मिलेगी। ये प्रजाति धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी, ना इनको ब्रीड करने की जगह मिलेगी, जिससे प्रजाति बढ़ने के बजाय और ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सटिंक्शन होने वाला है इसका। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक डर है कंजर्वेशनिस्ट के अंदर में कि बहुत जल्द एक बर्ड भारत से ख़त्म होने वाली है जो ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। नाम इसका वाइट बेलाइड हेरॉन है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर मेनली ये देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली इंडिया के वाइट बेलाइड हेरॉन की जब हम लोग बात करते हैं तो दुनिया की सबसे रेयरेस्ट है। अब वर्ल्ड की रेयरेस्ट है, इंडिया की रेयरेस्ट नहीं है। सबसे मुश्किल से सबसे कम यहाँ पर दिखाई देने वाली यहाँ पर ये बर्ड्स की स्पीशी हैं, याद रखिएगा। और तेज़ बहता हुआ जो पानी होता है, हिमालयन रिवर्स होता है, उसके आसपास जो जंगल होते हैं वहीं पर इनको रहना पसंद है। साफ़ पानी पसंद है, गहरा पानी पसंद है, वहीं पे मछलियों का शिकार भी करती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। तो IUCN के रेड लिस्ट में 2007 से ही ये बर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, क्योंकि ये बर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पहले से खतरे में, तो शेड्यूल 1 में भी रखा होगा हमने कि कोई इसका बची कुची बर्ड का शिकार ना करे। ठीक है, इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है, कोई शिकार नहीं करेगा इसका। शिकार करेगा तो उस पर पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज की जाएंगी। ठीक है, समझे? तो ये बर्ड्स आज कहाँ पे मिलती हैं? केवल 3 नदियों में मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। पहली हमारी देहिंग रिवर हो गया, दूसरा यहाँ पे लाहम रिवर है, और तीसरी नदी जो है वो लोहित रिवर देखने को मिलती है। इन सभी में से जो लोहित नदी वाला बेसिन है, जिसमें लाहम नदी भी पाई जाती है, यहीं पर दोस्तों भारत की जो वाइट बेलाइड हेरॉन पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन यहीं पर देखने को मिलती है। और यहीं पर ये डैम लग रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो बची कुची प्रजाति है ये भी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है इस डैम की वजह से, 1200 मेगावाट के डैम की वजह से। ठीक है, अब लोहित डैम जो है ये मेजर थ्रेट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे काम कर लिया और गवर्नमेंट कह रही है डैम को लगाने के लिए हमें 33,000 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पे काटने पड़ेंगे। बहुत सारा एरिया जो है आसपास का वो सीधा ख़त्म सा हो जाएगा, जो नदी का नेचुरल फ्लो है वो बिगड़ सकता है। तो ये जो डैम है, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ही बर्ड्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं? फिर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी की ही ट्राइब्यूटरी है लोहित नदी। ये आप देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर डैम लगाने की बात एग्जैक्टली हो रही है। और ये जो बर्ड हैं, ये जो स्पीशी हैं, ये मेजरली राइपेरियन फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। राइपेरियन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनके जो जंगल जिनके बीच में नदी बह रही है, दोनों तरफ यहाँ पर एग्जैक्टली जंगल देखने को मिल जाता है। यही जगह इनकी प्रोटेक्शन देता है। बट अभी तेज़ी से पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है तो वो चर्चा हो रही है। बाकी आप एक चीज़ और देखिएगा, 2019 में भी रिव्यू आया था इस बर्ड को लेकर, और बताया चला था कि ये जो वाइट बेलाइड हेरॉन है ये 2019 से पहले सिक्किम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन 4 देशों में पाई जाती थी। और अभी के समय पर अरुणाचल प्रदेश, भूटान और म्यांमार में पाई जाती हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। फिर भूटान और म्यांमार के अंदर में ये स्पीशी पाई जाती है। इंडिया में तो ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है। इन कंट्रीज़ के अंदर भी यहाँ पर ये पॉपुलेशन धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रही है। समझे? तो आई होप आप यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे। बाकी कुछ और चीज़ें नहीं है।
दूसरे और खतरा यहाँ पर इन बर्ड्स को क्या है भाई, रिवर फ्लो चेंज हो जाएगा, सैंड माइनिंग हो रही है, फिश पॉइजनिंग हो रही है, तो इस वजह से जो मेन खा रहे हैं वो जहाँ पर वो रह रहे हैं, जब वो एरिया ही सही नहीं रह पाएगा तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन बचेगी कैसे, क्वेश्चन ये है। अब कुछ भी आप लोगों ने रिवाइज करना है तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे, शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आज के सेशन से हम लोगों ने बनाए हैं, आज के डिस्कशन से बनाए। आज का डिस्कशन बेसिकली इतना ही है, लेकिन ये टेस्ट देकर जाओ जो अभी मैं आपको टेस्ट देने वाला हूँ। जो अपना स्कोर है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। तो एग्जैक्ट यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है, विद रेफरेंस टू रिवाइज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। जो ये रिवाइज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इस इंडस्ट्री का जो बेस ईयर है वो चेंज हो चुका है, 2022-23 कर दिया गया है। दूसरा, जो आयरन ओर है इसको ऐड करा गया है एज अ न्यू कोर इंडस्ट्री। तीसरा, जो रिवाइज कोल इंडेक्स इस बार आया है, यानी कोयले की जो काउंटिंग है वो अलग कर दी गई है। इस बार यहाँ पे जो कोयले की गिनती की जाएगी, मेजर किया जाएगा कोयले का प्रोडक्शन, इसमें से वॉश कोल और मिडलिंग कोल को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सबको कह सकते हैं इस इंडेक्स से बाहर निकाल दिया गया है। जो पहले ये सेपरेटली काउंट हो रहे थे अब केवल रॉ कोल काउंट होगा। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, या फिर 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट वेट इन द रिवाइज इंडेक्स कोर इंडस्ट्री। ये है काम का क्वेश्चन। बताओ जो ये अभी रिवाइज की गई है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री को, इसमें से हाईएस्ट वेटेज कौन सी इंडस्ट्री को दिया गया है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, या फिर स्टील है। थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वाइट बिलाइड हेरॉन, जिसका साइंटिफिक नेम है आर्दिया इंसिग्निस, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि वाइट बिलाइड हेरॉन जो है इसको लिस्ट किया गया है एज अ एंडेंजर्ड, IUCN के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। सेकेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। थर्ड, यहाँ पर भारत के अंदर में जो लोहित रिवर बेसिन है, केवल वहीं पर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन बर्ड्स की पाई जाती हैं। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सही हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी आज के छोटे से सेशन में, धमाकेदार से सेशन में। ऑब्वियसली ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं थी, जो थी वो सब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।